नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने चर्चा करनी है आज क्लास 10th के मैथ की, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर जो 1 है आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं, आइए एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं, पहले तो हम संख्याओं की बात कर लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं भी, संख्याएं जो होती हैं वो अंकों से मिलकर बनी होती हैं। और हम अगर संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति में जो अंक है, दशमलव संख्या पद्धति की मैं चर्चा कर रहा हूं। कितने अंक होते हैं, केवल और केवल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अंक हैं, इन अंकों से हम किसी भी प्रकार की संख्या को बना सकते हैं। अब वो जो संख्याएं होंगी वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो वास्तविक होंगी या फिर आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। अच्छा जी, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सवाल ये है। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में देखते हैं, या फिर हम वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन को बताएं, हम कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर मैं जनरल वे में कहूं, आज तक आप क्लास 10th में आए हैं और आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आज तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से मेरा मतलब क्या है भाई, आपने क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। आपने पढ़ा होगा, बोले सर 0 वास्तविक संख्या, हाँ भाई है। 1, हाँ जी है। 2, हाँ ये भी है वास्तविक संख्या। अच्छा 1/2 आ गया, वो भी वास्तविक संख्या है। अच्छा 1.5 आ गया, वो भी वास्तविक संख्या है। हमने पढ़ा है माइनस का 0.35, क्या ये भी वास्तविक संख्या है, हाँ जी ये भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, और क्या पढ़ा है सर हमने 1.3333, ये भी वास्तविक संख्या है, हाँ जी ये भी वास्तविक संख्या है। 1.414285 क्या सर ये भी वास्तविक संख्या है, हाँ ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इनमें से कुछ परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय होंगी। ठीक है, वो बात की बात है, अभी हम आगे इन चीजों की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपने जो भी संख्याएं आज तक आपने पढ़ी हैं, क्लास 10th में अगर आप हैं तो आपने आज तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सर क्या हमने काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ी? जी, आप 11th में आएंगे तब इन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे होंगे, काल्पनिक संख्याएं। देखो भैया, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे क्या कर रखा है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, इसे हम आयोटा बोलते हैं। आई का मतलब इमेजिनरी हो गया। आई का जैसे ही हमने स्क्वायर किया, आपका कितना आया आंसर, -1। अब एक बात आप खुद सोचो, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, क्या वो नेगेटिव आता है? ठीक है, हम क्या ऐसी संख्या के बारे में सोच सकते हैं, जैसे हमने कहा भैया 5 का स्क्वायर करो तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोले सर -5 करो तो -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर -5 के वर्ग का मतलब होता है -5 की गुणा आप कितने से करा लो, -5 से करा लो, 25 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब आप किसी भी संख्या का, चाहे वो संख्या पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका अगर आप वर्ग करते हो तो वो पॉजिटिव संख्या ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जब एक संख्या का वर्ग किया तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, -1, जो कि एक नेगेटिव संख्या है। इसीलिए ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, वास्तविक संख्याएं पाई जाती है। क्लियर है इतना? काल्पनिक संख्याओं को कहां पढ़ेंगे, हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं को अब हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इतनी ही चर्चा करनी थी। हमें आगे चर्चा करनी है वास्तविक संख्याओं की, कि ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याओं का आगे डिस्कशन किया गया, भाई ये संख्याएं जो है आपकी कौन सी है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को आगे डिवाइड किया गया है। हमने यहाँ पे देखा कि भी जो वास्तविक संख्याएं थी वो परिमेय और अपरिमेय में बटी हुई थी। अब हमने परिमेय संख्याओं को आगे बांटा है, अपरिमेय संख्या को यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को कैसे कैसे बांटा गया है कि भैया परिमेय संख्याएं जो होती है या तो पूर्णांक होंगी, ठीक है, पूरे पूरे अंक होंगे, या फिर पूर्ण संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी, या दशमलव संख्या और भिन्न के रूप में हम इनको देखेंगे। ठीक है,
दशमलव संख्याएं भी होती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। अभी हम इनकी चर्चा करेंगे, आगे जब हम आएंगे तब हम इन संख्याओं की भी चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भैया प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में, और फिर आगे की चीजों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। सारी चीजें हम क्लियर करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आ गया भाई, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो चीजों को गिनने के लिए यूज की जाती हैं। चीजों को गिनने के लिए यूज की जाती हैं मतलब आप क्या करोगे, आपके सामने कोई भी चीजें पड़ी हैं, अगर आप उनकी गिनती कर रहे हो तो वो सारी की सारी संख्याएं आप कहोगे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपने पढ़ी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं यही होती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो चीजों या वस्तुओं को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनको याद कैसे रखें? तो भैया प्राकृतिक को आप जोड़ो प्रकृति से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स है मतलब नेचर से आप इनको जोड़ सकते हैं। अब प्रकृति से जोड़ लिया मतलब क्या हुआ, प्रकृति का मतलब जो चीजें भगवान ने बनाई हैं, और भगवान जो भी चीजें बनाता है वो पूरी बनाते हैं, ठीक है। अब उनको अगर आप गिनोगे तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे नहीं, एक के बाद 1.1 1.2 या 1.5, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूरी पूरी होती हैं, 1 से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। हमने अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। अच्छा अगर ऐसे याद ना रहे तो भी देखो, बचपन में आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, ठीक है। आपने जब गिनतियां, अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि भाई आप क्या करो गिनतियां सुनाओ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 2 3 4, आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये नेचुरली हमारे मुंह से निकली थी, हमारे क्या नाम है बचपन में हमने यही 1 से ही शुरू की थी। तो जो चीजें हमने स्टार्टिंग में सीख रखी है, बचपन से ही हमने वो चीजें सीख रखी है, वो हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। आप ऐसे भी इन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहीं पे अगर प्राकृतिक संख्याएं लिखी है या फिर n लिखा है तो इसका मतलब वहां पर क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित होंगी, ठीक है। अब देखो जो बच्चों के मन में कुछ सवाल आते हैं, उन सारे के सारे सवालों को मैंने यहां पे लिख के रखा है ताकि कोई डाउट ना रहे। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? पहला सवाल हमारा यह है कि भाई क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो हमने आपको बताया भाई आप क्या करोगे, 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो पहला सवाल आपका ये रहता है कि भैया 0 प्राकृतिक संख्या है, तो हम कहेंगे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा सवाल, क्या 2.5 एक प्राकृतिक संख्या है? 2.5 से मेरा मतलब क्या है, केवल 2.5 से नहीं, मतलब जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी, जैसे 2.5 है, 1.2 हो गया, 3.4 हो गया, ठीक है, ये संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ठीक है। ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। हाँ, एक और डाउट जैसे बच्चों के मन में, सर हमारे पास यहाँ पे मान लो 5.0 लिखा है, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होगी? हाँ बिल्कुल, ये प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि ये केवल और केवल 5 है, 5.0 लिखा है मैंने इसे, ठीक है। तो इतनी बात आ गई समझ में। तो क्या 2.5 एक प्राकृतिक संख्या है, ये सवाल है, तो भाई हम कहेंगे कि भाई ये वाली बात क्या है, बिल्कुल गलत बात है। 2.5 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। अगला क्या है, क्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक हो सकती है? भाई 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 होती है, जो 0 से छोटी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और ये 0 से बड़ी हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा। फिर अगला सवाल है कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी, भाई 1 से शुरू हो रही है प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अब बताओ, खुद बताओ कि भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 2 कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। मान लो आपने कहा कि भाई हमारी 9,99,999 एक संख्या है, वो सबसे बड़ी है। हमने कहा उसमें एक और जोड़ दो, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। क्लियर है इतना? फिर अब बोले क्या नाम है, उसमें भी जो भी आप संख्या बताओगे मैं कहूंगा उसमें एक और जोड़ दो, एक जोड़ने पे हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कोई गिनने को कहेगा तो हम कहेंगे कि भैया ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक ये चीजें जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया।
अगला सवाल ये पूछ लिया जाता है, बहुत काम की चीज है कि भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बताइए। अब क्रमागत का बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता है, बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत, क्रम से आने वाली संख्याएं। अब क्रम से आने वाली संख्याओं का मतलब क्या हो गया भाई? देखो, पहली संख्या मान लो कोई भी संख्या है, हमने कहा पहली संख्या मान लो 3 है, तो अगली संख्या कितनी आएगी? वो 4 आ जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं क्रम से आ रही हैं। अगर बोलो 10 है तो 10 अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि भाई दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को आप क्या मान लोगे? अगर आपके आगे भी जैसे 3rd चैप्टर आएगा, 4th चैप्टर आएगा, उसमें आपको इस तरह के सवाल दे रखे होंगे, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो फिर इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो ये चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या मान रखा है? n और n+1। इसका मतलब क्या है भाई? एक संख्या मान लो कोई भी संख्या है, पहली संख्या, अगली संख्या हमें कैसे मिलेगी? एक जोड़ के मिलेगी। मान लो ये n की जगह पे मैंने 15 रखा, ठीक है, तो 15 में एक जोड़ दोगे 16, तो हमारी दो क्रमागत संख्याएं मिल जाएंगी। पहली 15 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बताइए। अगर आपके पास ये सवाल आता है तो आप पहली संख्या को n मान लोगे और उससे अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी? n में एक जोड़ दो तो n+1 हो जाएगी। क्लियर है इतना? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बताइए। 3 पूछता तो क्या करते? 3 पूछता तो भैया हम क्या करते? n+1 है ही हमारे पास। अब इस n+1 में एक और जोड़ देते, मतलब क्या हो जाता? n+2 हो जाता। मतलब पहली प्राकृतिक संख्या n, दूसरी प्राकृतिक संख्या n+1 और तीसरी प्राकृतिक संख्या n+2 हो जाती है। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर 4 पूछता तो भैया n+3 हो जाएगी। ठीक है। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो ये उन बच्चों के लिए। अगला सवाल है कि भैया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बता दो। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं तो बता दो। तो हमारी 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बताइए या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमें पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है या कौन सी नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें कवर कर ली। सारी की सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। शायद ही आपको अब कोई डाउट रहा होगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम क्या, प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या होती है? आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो भाई, अभी हमने जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी उनमें अगर हम 0 को और ऐड कर दें, 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे भैया? देखो, 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ये हमने पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को लिख रखा है। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये W है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। अंग्रेजी में हम इन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? कैसे याद रखेंगे सर? प्राकृतिक संख्याएं जब थी, प्राकृतिक संख्याएं हमने कहा 1 2 3 4 5, तो उनको अधूरा अधूरा महसूस हो रहा था कि भाई हमारे अंदर कुछ कमी है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास 0 और आ जाता तो हम क्या हो जाते? पूर्ण हो जाते। ठीक है। इस तरीके से आप एक कहानी बना लोगे तो आप आसानी से याद रख पाओगे। तो पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याओं में जैसे ही 0 ऐड हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हमारा परिवार पूर्ण हो गया जैसे ही 0 आ गया। क्लियर है इतना? तो 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहले, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो भाई पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही है? 0 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 0 हो गई। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा था तो 1 हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा तो 0 हो गई। क्लियर है इतना? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो वही वाली बात आ गई कि भाई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी हम नहीं पता कर सकते थे, ज्ञात नहीं कर सकते थे। ऐसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होती है? अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होकर कहां तक चली जाती है? अनंत तक जाती है। क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है? अब खुद बताओ। किसी भी पूर्ण संख्या के आगे आपने अभी माइनस का निशान लगा देखा? हमने यहाँ पे जितनी भी पूर्ण संख्याएं बताई, क्या यहाँ पे माइनस का निशान है? आप कहोगे जी नहीं। तो क्या
पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। अगला, क्या 1.5 पूर्ण संख्या है? फिर से वही चीज, जो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, मतलब या तो ये 1 होंगी या 2 होंगी या 3 होंगी, दशमलव के रूप में नहीं होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2.3 ये आपकी पूर्ण संख्या है, आप कहोगे कि नहीं। हमने पूछा 5.2 क्या आपकी पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे नहीं। 1.5 का मतलब इस प्रकार की जितनी भी दशमलव वाली संख्या है उन सभी से है। 1 2 3 4 5 जीरो से शुरू होंगी और ये पूरी पूरी जाएंगी, मतलब जीरो में +1 करने पे हमें अगली पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। तो वही चीज है कि हम आपकी W से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, पूर्ण संख्याओं को। तो मैंने कहा पहली संख्या W मान लो, अगली संख्या के लिए आप क्या लिख सकते हो, W+1, और फिर उसमें W+1 में एक और जोड़ दोगे तो आपको तीसरी पूर्ण संख्या, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। पहली W, फिर W+1 और W+2। क्या मतलब हुआ इसका, W की जगह पे आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम कहें, हमने कहा कि भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताओ, तो हमने कहा पहली अगर पूर्ण संख्या 5 हो तो बोले 6 हो जाएगी अगली और 7 हो जाएगी। किसी ने कहा जी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, पहली संख्या हम आपको बता दे रहे हैं 11 हो जाएगी, फिर बोले 12 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है W। अगर W की जगह पे आप 11 लिखोगे, दूसरी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, W+1, और अगली वाली में W+1 में भी +1 कर दोगे। इसका मतलब 11 में 1 जोड़ दो, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे 11 में +1 और फिर +1, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही हैं? अगर ये चीजें आपको समझ आ रही हैं तो आप क्या जो बेसिक है वो आपका क्लियर होता चला जा रहा है। आप बेसिक में, मतलब ज्यादातर बच्चे जो फंसते हैं वो बेसिक में, उन बच्चों को यही चीजें समझ नहीं आती कि भाई क्रमागत का मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? चलो अगला सवाल क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं बताइए। तो पहली 5 पूर्ण संख्या है, जब हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे थे तो 1 2 3 4 5, और अगर हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4। पूरी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये क्लास 10th के लिए। पूरे मैथ में आपको, आपकी क्लास के मैथ में इस तरह की चीजें बार बार देखने को मिलेंगी। मैंने उन सब का निचोड़ पहली क्लास में देने की कोशिश की है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, भाई सभी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या हो गया, सभी प्राकृतिक संख्या अभी हम पढ़ के आए, प्राकृतिक संख्या ये होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, W होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सभी प्राकृतिक संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती है। देखो भैया 1 2 3 सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं में मिल गई या नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, सारी की सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में भी पाए जाते हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में भी पाई जाती हैं। अतः आप ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला क्या है सवाल, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उल्टा सवाल हो गया यही, सभी पूर्ण संख्याएं। हमने कहा भाई सभी पूर्ण संख्याएं लिख लो पहले। सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 और 5, और कहां तक चले जाएंगे हम, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। फिर हमने कहा नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जी 1 2 3 4 5। क्या बोला इन्होंने, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक भी होनी चाहिए। हमने कहा 1 है, बोले हाँ है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। क्या 0 यहां पे है, आप कहोगे 0 नहीं है। इन्होंने क्या कहा था भैया, सभी। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने कहा भाई 0 तो इसमें है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आपके कहोगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। कारण क्या होगा, कारण आप कहोगे कि भाई 0 देख लो, 0 एक पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। कारण क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका कारण भी लिखने की कोशिश करूं
तो आप कहेंगे कारण में कि भाई जीरो जीरो एक पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड भी आपके सारे डाउट आज तक जो भी रहे होंगे वो खत्म हो गए होंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आते होंगे, और अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो आज उनको भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी डाउट रहते होंगे वो आज मुझे लगता है सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पूर्णांक। ठीक है, हमने पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, फिर पूर्णांक पढ़े, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं पूर्णांक या फिर इंटीजर्स इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द इंटेगर से हुई है। ठीक है, ये शब्द है इंटेगर, ठीक है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, पूर्णांक शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण मतलब पूरी के पूरा। पूर्णांक संख्याओं का एक विशेष समूह है जिसमें शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पूर्णांक में आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं, जीरो भी मिलेगा और पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, आपका 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे यहां से इधर को, ये जो है ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक जिन्हें हम बोलते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक हैं। यहां से अगर मैं इधर की बात करूं, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, और तीसरी जो चीज होती है वो क्या होता है? आपका शून्य। ठीक है, और पूर्णांकों का प्रतीक क्या है? प्रतीक Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम N से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांकों को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब प्राकृतिक जो पूर्णांक है हमारे, एक तो नेगेटिव होते हैं, जीरो होता है, और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। पूर्णांकों के प्रकार हमने अभी जो चर्चा की कि भी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, शून्य आता है, और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजों को पढ़ लेते हैं कि भी नेगेटिव इंटीजर्स होते क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक होते क्या है। तो आप जो संख्याएं लिखी हैं, जो आपकी पूरी पूरी संख्या पूर्णांक, अगर मैं इसका संधि विच्छेद भी करूं ना पूर्णांक का, अगर मैं इस शब्द का केवल पूर्णांक का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा लगभग, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब क्या हो गया? पूरा अंक। तो जिसका पूरा, जो पूरा अंक होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वो आपके पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Z के आगे ये हमने माइनस लगा रखा है, तो Z माइनस, क्योंकि पूर्णांकों को Z से प्रदर्शित करते हैं तो नेगेटिव पूर्णांकों को हम Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित कहते हैं नहीं, करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं रेखा पर जीरो के बाईं ओर देखने को मिलती है। ये जो संख्याएं हैं, ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं, वो आपको कहां पर, अगर संख्या रेखा पर आप देखोगे तो जीरो के बाईं ओर देखने को मिलती है ये सारी की सारी संख्याएं। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? दूसरी जो चीज है वो आपका क्या है? शून्य। हमने ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर ली, अब हम ऋणात्मक पूर्णांक के बाद क्या आता है? जीरो। दूसरी चीज, एक और चीज हमें याद रखनी है, अगर मैं कहूं -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे -4। जब हम संख्या रेखा पर दाईं तरफ कदम बढ़ाते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, -5 से -4 पे आएंगे, -4 से -3 पे आएंगे, -3 से -2 पे आते हैं, -2 से -1 पे आते हैं, तो हम क्या होते हैं? हमारा मान, मतलब जो संख्या है उनका मान बढ़ता जाता है। -5 से बड़ा -4 होगा, -4 में जब 1 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 में +1 करेंगे -2, -2 में +1 करेंगे -1 आएगा, और -1 में +1 करेंगे 0 आ जाएगा। तो अभी हम कहां पे पहुंच चुके हैं? 0। ठीक है, तो 0 क्या है? शून्य एक तटस्थ संख्या है। तटस्थ संख्या का मतलब क्या है? अर्थात 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 के आगे ना प्लस का साइन होता है, ना माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये किसी की साइड नहीं खड़ा, ना तो ऋणात्मक की तरफ आ रहा है, ना पॉजिटिव वालों की तरफ आ रहा है। 0 कह रहा है हम बिल्कुल तटस्थ हैं, ना तुम्हारी साइड लेंगे ना इनकी साइड लेंगे। क्लियर है इतना? तटस्थ का मतलब ये होता है कि भाई ना तो उनकी तरफ है ना इनकी तरफ है। क्लियर है इतना? अगली चीज क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांकों की चर्चा की गई है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं?
देखो भैया 1 2 3 4 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं जो अभी आप पढ़ के आए थे प्राकृतिक संख्याओं को, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में। ठीक है, इनके आगे धन चिन्ह लगा होता है, मतलब प्लस का चिन्ह लगा होता है, लेकिन लिख के दिखाया नहीं गया है। ठीक है, जैसे धनात्मक पूर्णांक का मतलब +1 +2 +3 ये आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इस प्लस के निशान को यहाँ पे शो नहीं किया जाता बस। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला भाई, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी हम कह सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं। क्लियर है इतना? जो आपके धनात्मक पूर्णांक हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अगला क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांकों को z+ से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों को z- से प्रदर्शित करते हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों को z+ से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या था, इसके बाद ये संख्याएं संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर देखने को मिलती हैं। जीरो यहां होगा, जीरो के बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर का मतलब इस तरफ। ठीक है, और अगर हम बात करें संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक जीरो के दाईं ओर देखने को मिलते हैं, तो जीरो के दाईं ओर की हम चर्चा करने वाले हैं। हमने संख्या रेखा के बारे में भी यहाँ पे बना रखा है। संख्या रेखा भाई देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो लाइन है, यहां से इधर की अगर हम चर्चा करें, जीरो ये रहा, जीरो से बाईं तरफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं चर्चा करूं -1 -2 -3, ये बाईं ओर हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। तो ये क्या होती है आपके, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के बाईं ओर देखने को मिलेंगे, ये शून्य रहा, और ये धनात्मक पूर्णांक जीरो के दाईं ओर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, -3 में अगर आप प्लस का 1 ऐड करते हैं तो आप कहां पहुंच जाओगे, -2 पे पहुंच जाओगे। -2 में अगर आप प्लस का 1 ऐड करोगे तो आप -1 पे पहुंच जाओगे। -1 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 0 पे पहुंच जाओगे। 0 में 1 जोड़ते हैं तो हम 1 पे पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो हमारा क्या होता है, मान बढ़ता जाता है। ये संख्याएं बढ़ती जाती है, मतलब उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम बाईं तरफ जा रहे हैं तो संख्या रेखा पर मान क्या होता है, घटता जाता है। 3 में से 1 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे 2 पर। अब इस 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तब हम कहां पे पहुंचेंगे, 1 पर। क्लियर है इतना? 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तब हम किस पे पहुंचेंगे, तब हम इस 1 के बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, 1 को माइनस करेंगे, और अगर 1 प्लस करते हुए आएंगे तो दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इससे हमें क्या पता चलेगा कि -3 के मुकाबले -2 बड़ा है, और -2 के मुकाबले -3 क्या है, छोटा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब पूर्णांकों से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है भाई, सबसे छोटा पूर्णांक बताना है तो सबसे छोटा पूर्णांक खुद देखो भाई। आप एक बात बताओ, क्या लिखा था भाई, जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, माइनस अनंत से चले आ रहे हैं, इधर से ये चले आते हैं, -3 फिर -2 फिर -1 आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हो क्या? हम कहेंगे कि भी सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, माइनस अनंत से चले आते हैं। -3 आएगा, फिर -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर डैश 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 प्लस अनंत तक चले जाते हैं। तो हमने कहा भाई सबसे छोटा तो ये हो जाएगा। मान लो -3 हमने यहाँ पे लिखा है, तो हमने कहा इससे छोटा तो -4 होता है। बोले -4 सबसे छोटा मान लो, तो हमने कहा -4 में 1 और घटा दो, -5 हो जाएगा। तो सबसे छोटा तो हमको मिलने से रहा। बात आई समझ में? तो आप जितना भी बोलोगे हम कहेंगे उसमें से 1 और घटा दो। आप क्या कहोगे, सबसे छोटा पूर्णांक फिर तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, हमको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे छोटा पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा भाई, अगला सवाल बता दो, सबसे छोटा ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ा बता दो हमको, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो हमने कहा सबसे बड़ा पूर्णांक, ये भी वैसे ही कहानी है, 0 1 2 3। बोले 3 सबसे बड़ा लग रहा है, हमने कहा 4 लिख लो, 4 भी पूर्णांक है। बोले 4 बड़ा लग रहा है, तो हमने कहा उसमें भी 1 जोड़ दो, 5। बोले अच्छा चलो 2 3 4 5 6, हमने कहा ये सबसे बड़ा है, हमने कहा इसमें भी 1 जोड़ दो, लो आपको नया पूर्णांक मिल जाएगा। बात आई? तो इस तरीके से हम सबसे बड़ा पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक जाता है। आप जिस भी संख्या को बोलोगे हम कहेंगे उसमें 1 और ऐड कर दो, अगला पूर्णांक आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बोले क्या 2.5 एक पूर्णांक है?
अब देखो उसमें क्या होना चाहिए भैया, पूरे पूरे अंक होने चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। तो क्या 2.5 एक पूर्णांक है? तो हम कहेंगे 2.5 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पहले ही बता दिया, ये पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। मतलब अगर हमें 3 के बाद अगला पूर्णांक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसके 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता। क्लियर है इतना? तो क्या 2.5 एक पूर्णांक है? तो आप कहोगे कि भी 2.5 ऐसी जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक आपकी नहीं होती। ठीक है। अगला इन्होंने सवाल पूछा, बोले भाई कोई बात नहीं, अगला सवाल तो बता दो। बोले प्रथम 5 पूर्णांक तो बता दो गुरुजी, प्रथम 5 पूर्णांक कौन से हैं? तो हमने कहा भैया जब हमें सबसे छोटा ही नहीं मिल रहा है, सबसे छोटा नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो प्रथम 5 पहले 5 कहां से बता देंगे? सबसे छोटा पता होगा तभी तो। जैसे प्राकृतिक संख्याएं थी, सबसे छोटा पता था 1 है, तो 1 के बाद हमने 5 संख्याएं बता दी, 1 2 3 4 5। बोले सबसे छोटी पूर्ण वो पहली 5 पूर्ण संख्याएं बता दो। तो बोले सबसे छोटी हमें पता था पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 1 2 3 4। हमने कहा पूर्णांक, बोले सबसे छोटा ही पता नहीं कर सकते, तो प्रथम 5 पूर्णांक कहां से बता दोगे? तो प्रथम 5 पूर्णांक भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। बोले क्रमागत पूर्णांक, हमने कहा क्रमागत पूर्णांक पूछ लो, जो भी क्रमागत पूर्णांक आप जो भी कहोगे भैया उसमें 1 जोड़ दोगे। ठीक है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? बोले अगर मान लो मैंने कहा पहली संख्या -5 है, तो हमने कहा इसमें 1 जोड़ दो, अगली वाली संख्या मिल जाएगी -4। हमने कहा इसमें जोड़ दो -3, तो हमको 3 क्रमागत पूर्णांक मिल गए। बोले सर नेगेटिव वाली बात है, पॉजिटिव में भी बताओ। हमने कहा पहली संख्या 3 मान लो, ठीक है, उसमें 1 जोड़ दो, 4 आ जाएगा, 4 में 5। तो ये क्या होते हैं? ये आपके क्रमागत पूर्णांक होते हैं जो लगातार क्रम से आने वाले। क्रमागत का अगर मैं संधि विच्छेद करूं, क्रम प्लस आगत हो जाएगा, क्रम से आने वाले, और क्रम से आने वाले जो पूर्णांक हो जाएंगे 3 4 5 है। अगर मान लो आपने कहा कि भाई मान लो हमारे पास एक संख्या 10 है, तो 10 से क्रमागत वाले, तो बोले 10 11 12। हमने कहा W है, तो हमने कहा Z पूर्णांक है, तो मैंने कहा Z में 1 जोड़ दो, फिर उसमें फिर 1 जोड़ देना, Z+1 और Z+2 हो जाएंगे। Z हो जाएगी पहला क्रमागत पूर्णांक, आपको मानना है तो Z मान लोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल जाएगा, उसमें फिर 1 जोड़ दोगे तो ये तीसरा हो जाएगा। मतलब पहला क्रमागत पूर्णांक Z, Z+1 और फिर Z+2 हो जाएगा। ये 3 क्रमागत पूर्णांक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो उम्मीद है पूर्णांकों से रिलेटेड भी आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आगे कुछ सवाल हैं और कुछ और आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं कि भाई सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? तो आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याएं आपकी ये होती हैं, लो ये सर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अच्छा पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आप कह रहे थे वो -5 फिर -4 -3 फिर -2 होता है, फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर आगे माइनस अनंत से चले आते हैं, प्लस अनंत तक जाते हैं। बोले सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है नहीं? तो हमने कहा सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, हाँ 1 तो है पूर्णांक है। बोले 2, हाँ जी 2 भी हमको नजर आ रहा है। 3, हमने कहा 3 भी, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमको पूर्णांक साफ साफ दिख रही हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये वाली बात हमने क्या कर दी? सत्य कह दिया। बोले हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है भाई सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? बच्चे के मन में अगला सवाल क्या आया? बोले सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने कहा भाई होल नंबर्स भी लिख लो। होल नंबर्स आपका 0 1 2 3 4 5 सभी पूर्ण संख्याएं भी हमने लिख ली। लो भैया सारी की सारी पूर्ण संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। बोले सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? हमने कहा 0, बोले हाँ 0 भी होता है। बोले 1, हाँ बोले 1 भी होता है। बोले 2, बोले 2 भी है। बोले इसका मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? तो हाँ भैया होती तो है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। नहीं कह सकते? कह सकते हैं भी सभी पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अगला क्या हो गया? सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये सवाल आ गया। ठीक है, सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। सभी पूर्णांक का मतलब क्या हो भाई? पूर्णांक आपके ये रहे, सारे के सारे पूर्णांक आपने लिखा, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं आप फिर से लिख लो भैया, लो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है, हमने बचपन से हमारे मुंह से निकलती हुई आई है, हमने बचपन से ही सीखी हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल ये दिया, मैंने कहा भाई प्राकृतिक संख्याएं आपने बचपन से पढ़ रखी हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक बच्चा बोला सर 100 तक, तो भाई प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 100 तक नहीं, अनंत तक होती हैं, ठीक है। बोले हमने तो बचपन में 100 तक गिनतियां पढ़ी थी, तो ऐसे डाउट मत रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो क्या बोला, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हमने कहा सभी पूर्णांक, भाई -5 देख लो, -5 पूर्णांक है, बोले हाँ पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है क्या, आप कहोगे सर -5 पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये वाली बात हमने यहाँ पे गलत लिख रखी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक का मतलब आपके पूर्णांक ये हो गए, ठीक है। हमने कहा -5, बोले पूर्णांक है, हमने कहा क्या प्राकृतिक संख्या है, तो -5 पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कारण अगर ये पूछे तो हम इनसे कहेंगे कि भाई आप देखो -5 पूर्णांक तो है, ठीक है, -5 पूर्णांक तो है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है भैया। -5 पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इतनी बात आई समझ में, ठीक है। -5 पूर्णांक तो है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं। अब देखो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं, फिर से वही बात आ गई, सभी पूर्णांक, हमने फिर से वही -5 का एग्जांपल लिया, -5 पूर्णांक है या नहीं, आप कहोगे सर -5 पूर्णांक तो है, बोले पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में कहीं -5 नजर आ रहा है, ये हमारी पूर्ण संख्या है, कहीं भी -5 हमने लिखा है, आप कहोगे नहीं, तो भाई ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कारण क्या हो जाएगा, फिर से हम कारण में वही लिखेंगे कि कारण में क्या लिखेंगे, भाई सर देखो -5 जो है ना वो पूर्णांक तो है, क्या है, पूर्णांक तो है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। और इन्होंने क्या कहा था कि सारी की सारी पूर्ण वो होनी चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं। इन्होंने क्या कहा था, सभी पूर्णांक होने चाहिए, तो सभी तो नहीं है, ठीक है, कुछ तो हो जाते लेकिन सभी पूर्णांक इन्होंने कहा था, तो हमने -5 को ही ले लिया, हमने कहा -5 पूर्णांक तो है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने जितनी भी कोशिश की है, सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स यहाँ पे रह सकते थे, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि बच्चों के मन में ये सवाल आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं, और कोशिश की है कि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होता और p तथा q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जब भी आपसे ये चीज पूछी जाए कि भैया परिमेय संख्याएं क्या हो, आपको 3 फिंगर्स अपनी ये उठा लेनी है, पहला टप डाउन करना है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या सर हमेशा p/q लिखें, ना भाई a/b के रूप में लिख सकते हैं, b 0 के बराबर नहीं होता और a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो या फिर कहो कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। q 0 के बराबर नहीं होता और p और q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। पहली बात आगे समझ में, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, q से, ठीक है। जहां भी आपको q लिखा दिखे आप क्या समझ जाओगे कि ये परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं दशमलव, भिन्न और पूर्णांक के रूप में हो सकती हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं की अगर हम चर्चा करें, क्या p/q के रूप में लिखे मतलब दिखेंगे, हमें p/q के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। पूर्ण मतलब ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपको भिन्न के रूप में भी दिखेंगी, ठीक है, वो आपको दशमलव के रूप में भी देखने को मिलेंगी, वो आपको पूर्णांक के रूप में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब वो 5 भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर है इतना,
तो आपको परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में भी देखने को मिलेंगी, भिन्न के रूप में भी देखने को मिलेंगी। देखो भाई भिन्न के रूप में और पूर्णांक के रूप में। देखो -2 पूर्णांक है हमारा, 5 भी पूर्णांक है और दशमलव वाले ये रहे। ठीक है, 1.5 और 2.5। तो आपको किसी भी प्रकार की मतलब परिमेय संख्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो या फिर पूर्णांक के रूप में हो। परिमेय संख्याएं सारे रूपों में देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, अभी इन चीजों की चर्चा और आगे करेंगे। ठीक, पहले हमें परिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी थी, वो याद रखना है कि भाई वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं हो सकता, p और q आपके पूर्णांक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी इनमें से उठा के रख सकते हैं। ठीक है, अब आपके जितने भी डाउट होंगे वो अब आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब देखो भैया 0, ठीक है, 0 आपने तो कहा था सर p/q के रूप में इसे लिख के तो दिखाओ तभी तो हम मानेंगे। यहाँ पे हाँ तो लिख रखा है तो हमने कहा 0/1 लिख दो, आंसर क्या आएगा 0। क्या सर यही लिख सकते हैं भाई 0/2 लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0/3 लिख दो, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या मतलब समझ आ गई बात, पहली चीज। अब देखो, अब हम अपनी डेफिनेशन से चेक करते हैं क्या ये p/q के रूप में है, तो आप कहोगे बिल्कुल p/q के रूप में है या नहीं। p/q के रूप में हमने इनको लिख के दिखा दिया। q 0 के बराबर नहीं होता, दूसरी बात हम कहते थे। देखो q ये p आपका ये p होता है, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा q। तो q की जगह पे 1 लिखा है, q की जगह पे 2 लिखा है, q की जगह पे 3 लिखा है। q 0 के बराबर तो नहीं है, q किस किस के बराबर है, कभी 1 के बराबर, कभी 2 के बराबर, कभी 3 के बराबर है। ठीक है, तीसरा सवाल, p और q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q आपके क्या होने चाहिए, p और q आपके जो होने चाहिए वो पूर्णांक हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो p की जगह पे तो सब जगह हमने 0 लिख रखा है, सब जगह 0 लिख रखा है, और q की जगह पे 1 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 आपके पूर्णांक होते हैं, ये अभी आपने अच्छे से समझा था। ठीक है, लास्ट स्लाइड में क्लियर है इतना। तो भाई आप क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप अब क्या कहोगे कि हाँ भैया 0 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल, क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल एक भी परिमेय संख्या है। एक के नीचे एक प्रेजेंट कर दो, भगवान जी प्रेजेंट। ठीक है, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसा मत कर देना 1 के नीचे 2 प्रेजेंट कर दो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया था, क्योंकि 2 से 1 को भाग करोगे 0.5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, ये 1 नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ये 1/1 लिख सकते हैं केवल, कहीं ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, ये दिमाग में आ रही हो बात। ठीक है, ये तो खाली मैंने यहाँ के लिए समझाया था, इसका आंसर 0 ही आएगा सबका। ठीक है, तो क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ सर हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर भी नहीं है, p और q 1 है, p की वैल्यू भी 1 है, q की वैल्यू भी 1 है, तो वो पूर्णांक भी होता है, एक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ आ गई। क्या 3.5 एक परिमेय संख्या है? अगला सवाल, क्या 3.5 एक परिमेय संख्या है? वो हमने कहा भाई हाँ लिख रखा है यहाँ पे, तो 3.5, ये लो भैया 3.5, इसको उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3/5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। 2 से 7 को भाग करोगे 3.5 आपका आंसर आएगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई होगी। हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। इसलिए 3.5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखो दशमलव रूप में भी मिल गई और हमें पूर्णांक के रूप में भी मिल गई परिमेय संख्या। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या मतलब भाई, सभी प्राकृतिक संख्या आपको पता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और चलते चलते कहां पहुंच जाती हैं, अनंत पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, कहां पहुंच जाएंगी, अनंत पर। तो बोले सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होने के लिए हमने कहा p/q के रूप में लिख के तो दिखाओ, तो लो भैया सबके नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा दो, 1 आ जाएगा सबके नीचे। ठीक है, भगवान 1 होता है नहीं होता। ठीक है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने सबको p/q के रूप में लिख के दिखा दिया। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, और q की जगह पे कितना आ रहा है 1। और परिमेय संख्याएं क्या कहती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जी नहीं, q तो सब में 1 के बराबर है। p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है,
तो भाई ऊपर जो संख्याएं आप देखोगे वो तो पहले ही से प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तो होती ही होती हैं, और आपका नीचे एक लिखा है तो एक भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो जाएगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाली बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं वो लिख दो भाई, 0 पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5, जो इनके साथ किया वही इनके साथ कर दो भाई, भगवान जी प्रेजेंट करा दो सबके नीचे, ठीक है, 1 सबके नीचे आ जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होगा, भगवान, ये सहारा दे रहे हैं 1, ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होगा उसका भगवान होगा, 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1, तो ये सभी की सभी हमने पूर्ण संख्याएं लिखी ऊपर, नीचे क्या लिखी हैं, नीचे आपको 1 लिख दिया। अब इनका मान तो चेंज नहीं होगा, 1 से 0 को भाग करोगे 0 रहेगा, 1 से 1 को भाग करोगे 1 रहेगा, 1 से 2 को भाग करोगे, मतलब हम नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमने सभी पूर्ण संख्याओं को p/q के रूप में लिख के दिखा दिया। q 0 के बराबर भी नहीं है, q की वैल्यू सब में 1 हमने रखी है, और p और q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगला सवाल बोले सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं। तो भैया पूर्णांक आपके क्या होते हैं, पूर्णांक आपके माइनस अनंत से चले आ रहे हैं और प्लस अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है, प्लस अनंत तक जा रहे हैं। इन सब के नीचे भैया आप 1 तो प्रेजेंट करा ही सकते हो, सबके नीचे 1 तो आ ही सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 से इनकी वैल्यू में कोई असर, 1 से भाग करने पे उन सब वही रहता है, सेम मान रहेगा। अब 1 से हमने -5 को भाग किया, -5 रहेगा। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से भाग करोगे तो मान नहीं बदलता, वही रहता है, इसीलिए हम सबको 1 से भाग कर सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सबको हमने p/q के रूप में लिख दिया, जितने भी पूर्णांक थे, ठीक है। उनके नीचे भी q की वैल्यू कितनी आ रही है, सब में 1 आ रही है। ये कह रहे हैं q 0 नहीं होना चाहिए, हमने कहा नहीं है भैया, q 0 भी नहीं है। बोले p और q पूर्णांक हैं, हमने कहा ऊपर तो सारे के सारे पूर्णांक थे ही, और नीचे 1 लिखा है, और 1 हमेशा पूर्णांक होता ही है, ठीक है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है। अब इन्होंने क्या कहा, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, बोले सभी परिमेय संख्याएं, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं तो हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं का हमने कहा 1/2, एग्जांपल लिया हमने 1/2, ठीक है, p/q के रूप में लिखा है, q 0 के बराबर नहीं है, p और q पूर्णांक है, मतलब 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतनी बात तो हमें पता चल गई। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या तो अभी आपने बताया 1 से शुरू होती है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, इनके बीच में 1/2 आधा कहीं भी नहीं आ रहा, जबकि 1/2 परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हम कहेंगे नहीं। अब इन्हें कारण बताओगे, तो कारण में क्या लिखोगे, कारण में लिखोगे कि भाई 1/2 परिमेय संख्या तो है, 1/2 परिमेय संख्या तो है, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्याओं में हमने नहीं देखा, ये तो प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया, 1/2 हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, और हमने इन्हें बताया कि 1/2 हमने परिमेय संख्या तो देख लिया, परिमेय संख्या तो होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। भाई परिमेय संख्या, हमने फिर से वही कारण देख रहे हैं, कारण क्या हो जाएगा भाई, 1/2 को लेके चेक कर लो, 1/2, ऐसा सवाल कभी भी आए 1/2 परिमेय संख्या होती है, 1/2 परिमेय संख्या तो है। अब देखो पूर्ण संख्याओं में तो नहीं आता ना 1/2, 1/2 परिमेय संख्या तो है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको पता ही है, पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 1 2 3 4। क्या कहीं भी 1/2 लिखा है तो आप कहोगे 1/2, 0 के सब बाद सीधे 1 आता है, 1/2 इसके बीच में आना चाहिए था, और 1/2 इनके बीच में
मतलब इनके बीच में होना चाहिए था, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूरी पूरी होती हैं, जीरो के बाद डायरेक्ट वन आता है 1/2, इसीलिए इसके बीच में नहीं आ रहा है 1/2, इसीलिए परिमेय संख्या तो है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम ये वाली बात कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी कि 1/2 को चेक कर लो, ठीक है 1/2 आप साफ साफ देख लो, 1/2 पूर्ण परिमेय संख्या है या नहीं, आप कहोगे हाँ है। हमने कहा 1/2 बराबर परिमेय संख्या, ये वाली बात तो सही है, ठीक है। लेकिन क्या 1/2 पूर्णांक है, तो आप कहोगे 1/2 आपका पूर्णांक नहीं है। अतः ये वाली बात भी गलत हो जाएगी कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। अगला क्या है, 1 और 2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 2, मैंने कहा इसमें कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, तो आप 1 में 2 जोड़ दो, ठीक है, उसको 2 से भाग कर दो, 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। 1.1 लिख दो, 1.2 लिख दो, 1.3 लिख दो, 1.4 लिख दो, 1.5, ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। अब 1.1 तो 1.125 लिख दो, ठीक है 1.125 6 7 8 लिख दो। तो ये सारी के सारी इस तरह से कितनी संख्याएं लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ही नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको ये वाली बात याद रखनी है और मैंने आपको समझाने की कोशिश ऐसे कर दी है, आप इस बात को समझने लायक हैं कि भाई 1 और 2 के बीच में इस तरीके से आप कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, कभी भी परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो संख्याओं के बीच में 1 और 2 इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके बीच की परिमेय संख्या लिखनी है तो 1 + 3/2 को जोड़ो और आधा कर दो, 2 एकम 2 और 3 5/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 गुणा 1/2 बराबर 5/4। तो भाई आपकी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 5/4। अब मुझे इन दोनों के बीच में लिखनी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, इन दोनों के बीच की लिखनी है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा। मतलब आप जितनी संख्याएं कहते जाओगे कि भाई इसके बीच की बताओ, इसके बीच की बताओ, मैं उन दोनों को जोड़ूंगा, आधा कर दूंगा, मुझको परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, अनंत, ठीक है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे अनंत। किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, आप कहोगे अनंत। क्लियर है इतना। अगला है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब अगर हम बात करें, अभी तक हमने कहा कि जी परिमेय संख्याएं आपकी ऋणात्मक हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं आपकी पूर्णांक हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं आपकी भिन्न के रूप में हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं आपके दशमलव के रूप में हो सकती हैं। तो अब हम वही बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो दो तरीके का होगा, ठीक है। या तो वो शांत होंगे या फिर वो क्या होंगे, अशांत होंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। शांत का मतलब क्या है, शांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब या शांत का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा 1.5, ठीक है, यहां पे ये जाके टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया तो 1.5, ठीक है। हमने कहा 0.25, ठीक है, हमने कहा 7.3245, ठीक है, 1.4962। तो ये सब क्या है, कुछ स्टेप्स के बाद मान लो ये क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो भाई कई दशमलव के 2 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है, कोई 3 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है, कोई 4 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, वो शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। अशांत का मतलब क्या हुआ, भाई ये शांति से नहीं बैठते, अशांत है। अशांत का मतलब ये उछलते कूदते रहेंगे, जैसे 1.333333 ये, ठीक है। आप कहोगे 1.41414141, ठीक है। आप कहोगे 1.623623 तो ये संख्याएं आपकी क्या है, ये अशांत है, ठीक है। अशांत का मतलब आप इस तरीके के अशांत भी होंगे। अब अशांत में और अशांत कैसे होते हैं, 1.4126793458 मतलब
कुछ शांत ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, देखो इनमें जोड़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आपने क्या पढ़ा अभी शांत और अशांत के बारे में। शांत का मतलब जो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, दशमलव के बाद कुछ पॉइंट तक जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ये शांत हो गए, ये भी 5 के बाद शांत हो गए, ज्यादा चहलकदमी इन्होंने नहीं की। अशांत क्या होंगे, वो फुदकते रहेंगे, 3 3 3 3 3 3 3। बच्चे देखें कुछ तो कति शांत बैठ जाएंगे, एक डांट मार दे, पिताजी डांट मतलब पिताजी ने डांटा तो क्या हो गया, शांति से बैठ जाएंगे। ये 4 का मतलब 4 अंकों के बाद डांट में मतलब 4 डांट में शांति से बैठ गया, ये 5 में बैठ गया, ये 1 डांट के बाद, ये 2 डांट के बाद, ये समझ लीजिए। कुछ क्या होंगे, हर बात के बाद जैसे किसी बच्चे को डांटा आपने तो वो उसी बात को रिपीट करने लग जाएंगे, 3 3 3 3 3 3। तो ये क्या है, ये अशांत है। ये आगे इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और इसको हम दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, 1.33 के ऊपर इस तरीके से वार से लिखते हैं, ठीक है। 1.41 है तो 414141 रिपीट करता जा रहा है, 1.41 यहाँ पे इस तरीके से वार लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.623, ये 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो इन तीनों के ऊपर हम वार लगा देंगे, ठीक है। और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो रिपीट नहीं करते, ठीक है, वो अलग अलग अंक आएंगे आपके 1.4126793458, इनका कोई पैटर्न नहीं होगा, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। आगे क्लियर है। तो ये भी अशांत है, ये भी अशांत दशमलव संख्या है, ये भी अशांत दशमलव संख्या है। फिर हमने एक और चीज लिखी है कि भैया आवर्ती, अगर आपकी संख्या शांत है, ठीक है, परिमेय संख्या, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो वो आपकी संख्या कैसी कहलाएगी, परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर हमने किया और वो शांत निकला तो वो कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अशांत हुआ तो अशांत की भी एक कंडीशन है। अगर अशांत ऐसा है कि बार बार सेम चीज रिपीट कर रही है, जैसे 3 3 3 3 3 ये रिपीट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती मतलब एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही अंक रिपीट हो रहा है, या फिर कोई 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, या फिर कोई 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, आवर्ती में। अशांत और आवर्ती, तो अशांत और आवर्ती संख्याएं किस में आती हैं, वो भी परिमेय संख्याओं के बीच में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दशमलव प्रसार मैंने बताया ये कैसा होता है, ये आपका परिमेय नहीं होता। तो जो चीज परिमेय नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में, जो चीज परिमेय नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी अपरिमेय संख्याओं पे। अपरिमेय, उम्मीद है परिमेय संख्याएं आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अगर अभी नहीं आई हैं तो अभी हमारी और भी क्लासेस चलेंगी, हम उनमें इन चीजों पे जो भी डाउट होंगे वो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने देखा पीछे, हमने क्या देखा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। शांत है तो वो तो परिमेय संख्या है ही है, लेकिन अशांत है और अगर उनका दशमलव प्रसार आवर्ती मतलब बार बार वही अंक रिपीट कर रहे हैं तो अशांत और आवर्ती वाला क्या हो जाएगा, वो भी आपकी परिमेय संख्याओं में आते हैं। लेकिन ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत भी हो और अनावर्ती हो वो किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगा, ठीक है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो किस में होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं होंगी। और यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q आपके क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। p और q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये संख्या है 1.414213662337, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार देखो, आप देख रहे होंगे ये शांति से नहीं बैठे हैं। कैसा है दशमलव प्रसार, अशांत है। और कैसा है, अनावर्ती भी है, ठीक है। मतलब उन अंकों की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, सेम अंकों की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, और अपरिमेय संख्याओं की चर्चा करें तो चलो अभी आगे चलते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या ना हो वे अपरिमेय होती हैं। क्लियर है इतना, पूर्ण संख्या या पूर्णांक आप बोल सकते हो। पूर्ण वर्ग संख्या की अगर मैंने बात की, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं, अगर हमने वर्गमूल निकाला किसी पूर्ण वर्ग संख्या का तो वो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी।
अगर हमने किसी परिमेय संख्या का हमने किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला और अगर वो संख्या अपूर्ण है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? अब मैं इस चीज को एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपने क्लास 10th में कई सवाल पढ़े होंगे कि भी √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पढ़ेंगे आप √3 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ये बात प्रूफ करो। ठीक है, √6, √7, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक, √1 का वर्गमूल निकालो। √1 का वर्गमूल निकालोगे आप कहोगे जी 1 आएगा। √2 का वर्गमूल तो भैया हमको नहीं पता, 1.41 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, √3 का निकालो 1.73 ऐसा कुछ आएगा। √4 का निकालोगे 2 आएगा। ऐसे ही इसका कुछ निकालोगे 2.214 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है इतना? और ये दशमलव आगे इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ भाई? पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब वे संख्याएं जो मतलब ये अपनी जैसी संख्याओं से गुणा करने पर बनती हैं, वो सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, फिर 6 × 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 धाम 100, 11 × 11 121, 12 × 12 144। मतलब इनका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तो जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे अगर हम देखें 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं या नहीं? तो भाई P/Q के रूप में लिख दिया आपने। तो जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय। ठीक है, अच्छा ये √2, आप किसी के बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है, सर √2 सबके नीचे आप भगवान जी प्रेजेंट करा रहे थे नहीं करा रहे थे? बोले P/Q के रूप में लिख के दिखा दिया हमने। ऐसा आया था एक बच्चा कि भी हमने इसको P/Q के रूप में लिख के दिखा दिया। बोले P की वैल्यू √2 हो गई, Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। देखो सर Q 0 के बराबर भी नहीं है क्या? लेकिन एक बात बताओ, फिर तीसरा पॉइंट हम पकड़ते हैं कि P और Q आपके क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर मैंने कहा √2, क्या √2 पूर्णांक है? आप कहोगे नहीं। बात आई समझ में? तो कहीं ऐसा मत सोचने लग जाना √2 के नीचे हम 1 लिख दें तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। √2 आपका क्या होता है? अपरिमेय होता है, क्योंकि जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको इसका दशमलव प्रसार ऐसा मिलेगा जो अशांत होगा और अनावर्ती होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत होता है, और रिपीटिंग का, नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं कर रहा होता है। √3, अब देखो ये क्या है? ये जो मैं इतनी संख्या लिख रहा हूं, केवल और केवल जिस पे मैं निशान लगाता जा रहा हूं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये 4, ये 9, ये आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं नजर आ रही होंगी। 1 4 9, 1 4 9, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका आप वर्गमूल अगर निकालोगे तो क्या आएगा? आपकी ये पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, आपका ये पूर्ण संख्या आ जाएगी। ये देखो भैया, ये तो इनको आप P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हो, लेकिन इनको P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। और P/Q के रूप में इनको नहीं लिख सकते, और अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आएगा? अशांत आएगा और अनावर्ती आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1.414, और ऐसे ही आपको आगे की चीजें मिलती जाएंगी। तो हमेशा जो संख्याएं हमको मिलेंगी वो सारी की सारी कैसे हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो मैं अगर कहूं कि √2 क्या है? अपरिमेय। √3 क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, √5 आपका क्या हो जाएगा भैया? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √6 आपका क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 6 जो है वो अपूर्ण वर्ग है, ना कि पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, √7 क्या हो जाएगी? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, √8 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है इतना? √10 भी अपरिमेय, 11 भी और 12 भी। क्लियर है इतना? तो अपूर्ण वर्ग संख्या समझ आ गई।
पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी परिमेय संख्या? जब भी आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या को क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे तो वो परिमेय संख्या में आएगा। जैसे हमने पूर्ण वर्ग संख्या बताई 1, तो देखो इसके सामने हमने परिमेय लिख दिया, √4 की वैल्यू 2 आ गई तो ये भी परिमेय हो जाएगी, √9 की वैल्यू 3 आएगी, ये भी परिमेय हो जाएगी, ठीक है। √16 लिखोगे तो वो भी परिमेय संख्या, √25 लिखोगे परिमेय संख्या निकल के आएगी। आप इनका वर्गमूल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्या लिखोगे तो आपको क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे आपने एग्जांपल दिया √2, 3, √5, √6, √7, √8, √10, 11, √12। ऐसे ही अगर हम घन संख्या की बात करें, पूर्ण घन संख्या, और यहाँ पे हमने इनका क्यूब रूट निकालने की कोशिश की, ठीक है, घनमूल निकालने की कोशिश की। यहां पे हमने क्या किया, घनमूल निकालने की कोशिश की। जैसे 1 का घनमूल निकालोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 का घनमूल निकालोगे 8 का घनमूल कितना आ जाएगा, 2। अब इसके बीच में क्या क्या बचा, अगर आप 2 का घनमूल निकालते हैं, 2 का घनमूल, फिर आप 3 का घनमूल निकालते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये वाली बात ये रही कि भाई पूर्ण घन संख्या होगी तो आपका क्या निकलेगी, परिमेय संख्या आंसर आ जाएगा। और अगर अपूर्ण घन संख्या होगी, ये वाली चीज होगी, तो आपकी अपरिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। आप क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल निकालोगे, और अगर आप उसको घनमूल निकालने में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आपकी वो सारी की सारी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। उम्मीद है ये वाली बात भी अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट इनसे रिलेटेड थे। क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ जी, पाई जो होती है आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 3.145 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 3.14156 इस तरीके से डैश 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 आगे लगातार बढ़ता जाता है। मतलब ये किस प्रकार का होगा, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दशमलव प्रसार ये अशांत और अनावर्ती, हिंदी में बोलेंगे हम क्या, अशांत और अनावर्ती, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जो पाई है, पाई की वैल्यू 3.1415667 इस तरीके से आपकी लगातार आगे बढ़ती जाती है। कैसा होता है, अशांत तो हमें नजर आ ही रहा है, और दूसरा क्या होता है, अनावर्ती भी होता है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहे होते, तो इसलिए पाई क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा सवाल, 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब 22/7 अगर 22 को 7 से अगर आप 22 को भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भाई, पाई का मान भी तो आप कहते हो कि भैया पाई का मान तो 22/7 होता है, तो भैया ये पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है, इसका एग्जैक्ट मान पाई के 22/7 नहीं होता, ठीक है। अगर आप 7 से भाग करोगे ना, 7 3 21 1 हो जाएगा, फिर आप 0 उतारोगे, दशमलव लगाओगे, है ना, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 0, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा, 3 आ जाएगा, 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे फिर आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये रिपीट करना शुरू कर चुकी है अब, ठीक है। तो अगर आप 7 से 22 को भाग कर रहे हैं, वैसे तो अशांत है ये नंबर, लेकिन क्या हो गया, इसकी रिपीटिंग शुरू हो गई, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, 22/7 का दशमलव प्रसार अशांत तो आ रहा है, लेकिन आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट कर रहा है, इसलिए ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है, वो रिपीट नहीं करता, ठीक है,
वो रिपीट नहीं करता, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये पाई बराबर 22/7 बोलते हैं, ये हम कह सकते हैं कि पाई 22/7 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पाई इसके लगभग मान होता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, इसीलिए पाई अपरिमेय संख्याओं में आता है और 22/7 परिमेय संख्याओं में। फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, और अगर आपके पास एमसीक्यू आएंगे ना आपके में, तो एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी आपने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, अब देखो हमने जब वास्तविक संख्याओं को हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि भी वास्तविक संख्याओं, जब हम पहले पेज पे थे तो हमने देखा कि भी वास्तविक संख्याएं जो हैं वो आपकी या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी, होंगी या नहीं। वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो बोले सभी वास्तविक संख्याएं, एक बात बताओ, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक भी होंगी। तो सिंपल सी कहानी है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो भाई वास्तविक संख्याओं के ही तो टुकड़े हैं। अब ये टुकड़ा इस पूरे हिस्से का तो होगा ही होगा, इस चीज का टुकड़े हमने इसके दो किए, एक टुकड़ा ये कर दिया, एक टुकड़ा ये, तो हम कह रहे हैं ये जितना ये जो टुकड़ा है वो इसका हिस्सा है, यही तो बात हुई। तो सभी अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये वाली बात आपको सही नजर आ रही होगी, यहां से ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगला क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, भाई जितनी भी वास्तविक संख्याएं आप लिखोगे वो अपरिमेय होंगी। हमने कहा भाई एग्जांपल ले लो 1/2 या फिर 5 ले लो, 5/2 ले लो, चलो ये परिमेय संख्या है या नहीं, 5/2 आप कहोगे 5/2 परिमेय संख्या है। अच्छा ये वास्तविक होगी या नहीं, हमने आपको पहले भी समझाया था कि आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ रखी हैं आज तक वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपने 5/2 पढ़ रखा है, वो परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या है। तो ये भैया परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं कि नहीं, आप कहोगे कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो ये परिमेय संख्या है तो मतलब ये वास्तविक होगी, लेकिन ये परिमेय तो है 5/2 लेकिन अपरिमेय नहीं है। क्लियर है इतना, परिमेय तो है किंतु अपरिमेय नहीं है। इन्होंने क्या कहा था, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। तो हमने कहा 5/2 देख लो, 5/2 परिमेय है, 5/2 किधर है, इधर। 5/2 अपरिमेय तो नहीं है लेकिन वास्तविक संख्या तो है। भाई वास्तविक संख्या का टुकड़ा क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या सब, जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो सब वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन क्या है वो अपरिमेय नहीं होंगी। क्लियर है इतना, ये जरूरी नहीं कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हों। ठीक है, इसीलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आगे क्या लगा रखा है, सभी लगा रखा है। ठीक है, अगला देखो भैया, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके थे भाई, सब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या किस किस का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं को, आप ये चीज जानते हैं। ठीक है, रियल नंबर हम इन्हें कहते हैं, पढ़ चुके हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, ये वाली बात बताओ भाई। सभी परिमेय संख्याएं हमने अभी पढ़ा, तो वास्तविक संख्याओं के हमने 2 टुकड़े कर दिए, हमने वास्तविक संख्याओं के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को कह दिया, एक पत्थर होगा मान लो वास्तविक संख्या, हमने एक टुकड़े को कह दिया परिमेय और एक टुकड़े को कह दिया अपरिमेय। क्लियर है इतना, एक पत्थर पे हमने एक पत्थर लिया, वो वास्तविक संख्याओं का था, हमने उसके 2 टुकड़े किए और उनके एक का नाम रख दिया परिमेय और एक का नाम क्या रख दिया, अपरिमेय। तो बोले सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक होंगी या नहीं, सिंपल सी बात है। ये वास्तविक संख्या का ही तो टुकड़ा है, तो भैया ये यहाँ इस मतलब होगा तो वास्तविक तो होगा ही ना। नहीं, ये बात समझ में, जो ये परिमेय संख्या है वो वास्तविक भी तो होंगी। ठीक है, क्योंकि ये इसी का तो टुकड़ा था, हमने 2 टुकड़े, एक पत्थर लिया उसके 2 टुकड़े किए, एक को परिमेय कहा एक को अपरिमेय, तो हम इसे वास्तविक तो बोल सकते हैं या नहीं। तो आप कहोगे सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, और ये वाली बात बिल्कुल सही है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो सिंपल सी बात है, एक का नाम हमने परिमेय रखा था, दूसरे टुकड़े का नाम क्या रखा था, अपरिमेय। तो जितने भी इस टुकड़े में जो भी होगी, जो चीजें होंगी वो वास्तविक भी तो होंगी। तो हम कहेंगे सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। अब सबकी सब वास्तविक संख्याएं परिमेय हो ऐसा तो जरूरी नहीं, कुछ अपरिमेय भी तो हो सकती हैं। जैसे हमने कहा 3.1
1 4 1 5 6 7, तो ये क्या है? अपरिमेय है। ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन क्या है? अपरिमेय, और ये परिमेय नहीं होती, तो इसीलिए ये कह रहे हैं सभी वास्तविक संख्याएं। हमने कहा ये वास्तविक संख्या है, बोले हाँ है। बोले परिमेय, हमने कहा परिमेय नहीं, ये तो अपरिमेय है। तो बोले सभी कैसे हो सकती हैं? तो ये सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय बता रहे हैं। तो हमने अभी पीछे भी सवाल किया था, 1/2 ले लो, 1/2 परिमेय तो है, क्या अपरिमेय है? तो हम कहेंगे अपरिमेय नहीं है। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये चीजें भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये रियल नंबर्स तो हमने पढ़ लिए, अब आगे पढ़ रहे हैं पूर्णांक के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स में क्या है भाई? आपकी सम संख्याएं आती हैं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है हमने कहा 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमने ये कह दिया। आप क्या कर सकते हो? आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, इसके लास्ट के मैंने 5 डिजिट लिख दिए। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि भाई इसके अंतिम अंक क्या है? 8 है। तो इसका अंतिम अंक अगर 0 2 4 6 या 8 होता है तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी सम संख्या हो जाएंगी। तो ये मेरा जो मोबाइल नंबर है वो क्या है? एक सम संख्या वाला है। इन अब सम संख्याओं के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? 0 2 4 6 या 8 देखने को मिलेगा। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तो 0 क्या है? आपकी एक सम पूर्णांक संख्या। ये वाली बात भी याद रखनी है कि 0 आपकी क्या हो जाती है? एक सम पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अगला क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं या फिर ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और इनके अंतिम अंक कितने हो जाएंगे? 1 3 5 7 9 11। मैंने अपने मोबाइल नंबर से चेक किया, मेरा मोबाइल नंबर क्या है? सम संख्या है। तो सम नंबर है, लेकिन अगर सम नहीं है, जिसका मोबाइल नंबर सम नहीं होगा तो उसका मोबाइल नंबर क्या होगा? विषम संख्याओं में आएगा। इनके अंतिम अंक क्या क्या मिलेंगे? 1 3 5 7 और 9 होता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो सम संख्याएं हमको समझ आ गई, हमको विषम संख्याएं समझ आ गई। अच्छा, सम संख्याओं को और कैसे याद रख सकते हैं? आपको याद होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और उन्होंने क्या कहा था? ऑड इवन रूल चालू किया था जब दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था। ठीक है, तो ऑड इवन रूल का मतलब क्या है? उन्होंने कहा था कि भाई देखो, अब अगर आपके क्या नाम है, महीने की तारीख अगर 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो आपको ये वाली गाड़ियां चाहिए, हमको सम नंबर वाली गाड़ियां चाहिए। मतलब इवन डेज में इवन नंबर्स की गाड़ियां चलेंगी, ऑड डेज में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। जब तारीख 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह का कुछ भी होगा तो आपको किस तरह की गाड़ियां देखने को मिलेंगी? आपको लास्ट में यूनिट डिजिट आपको ये वाली देखने को मिलेंगी, 1 3 5 7 9 उन गाड़ियों का। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपका चालान कट जाएगा। ठीक है, तो ऑड इवन आप वहां से भी याद रख सकते हैं या फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई क्रमागत सम संख्याएं बताइए और क्रमागत विषम संख्याएं बताइए। ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, मतलब मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8 एक सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या का मतलब 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा और 10 के बाद क्या आ जाएगा? 12। अगर आपसे 3 संख्याएं पूछी, 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो आप ऐसे लिखोगे। अगर आपसे 3 क्रमागत विषम संख्याएं पूछी, मान लो एक संख्या आपकी 11 है, फिर आपका 2 जोड़ के 13 मिलेगा, 13 जोड़ के कितना? 13 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि भाई अगर आपको कोई भी संख्या मिलती है, ठीक है, जैसे क्रमागत सम संख्याएं हमने लिखी है, हमने कहा क्रमागत सम संख्याएं देखने के लिए पहली संख्या अगर आप उसे x मान रहे हो तो अगली संख्या में 2 जोड़ दो और उससे अगली संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x + 2 में 2 और जोड़ दोगे तो x + 4 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हमने मान लिया कि भाई पहली संख्या, मान लो पहली जो प्रथम सम संख्या है वो हमारी 16 आई होगी। ठीक है, तो अगली सम संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 16 में x की जगह पे 16 रखूंगा, 2 जोड़ दूंगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? हमने कहा x + 2 में कितना जोड़ दोगे? 2 जोड़ दोगे। तो x + 2 हमारा कौन सा है? x + 2 हमारा 18 था, तो 18 में आपको
2 जोड़ देना है, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, इस तरीके से आपको क्रमागत सम संख्या मिल जाएंगी। ये बहुत काम की चीज है, जब आप थर्ड फोर्थ चैप्टर को पढ़ रहे होगे, फिफ्थ चैप्टर को पढ़ रहे होगे, तब ये चीज बहुत काम आने वाली है, जब इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कि क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे बात की तो 2 के बाद देखो 1 के बाद हमें 3 मिलेगा, 3 के बाद 5, मतलब कितने का गैप आ रहा है, 2। क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याओं से होता है। अगर आपने x की जगह पे 15 मान लिया तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 2, मतलब 15 में 2 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा, और फिर x + 2 में भी 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, x + 4 हो जाएगा। मतलब x की जगह पे आप 15 रखोगे प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये क्रमागत सम संख्याएं थी और ये क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्याएं अगर आपसे 3 क्रमागत सम संख्याएं पूछ ले तो आप पहली संख्या x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4 मान सकते हो। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याओं के लिए x, x + 2 और x + 4। और हमको पता है विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7 x की जगह पे रख सकते हैं और x की जगह पे 2, 4, 6 या 8 आ जाएंगे। ऐसा नहीं अगर हमने यहाँ पे 1 मान लिया तो 1 और 2, 3 ये सब विषम निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 होगा और यहाँ पे 1, 3, 5, 7 होगा। ये वाली बात उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब हम धनात्मक पूर्णांकों का फैक्टर कर रहे हैं, जिनमें हमने क्या पढ़ना है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैंने सिंपल सी कहानी, सिंपल सी ये बात कह दी कि जो संख्याएं कट जाएं, किसी भी नंबर से कट जाएं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वो गुणनखंड भी कौन से होंगे, 1 और स्वयं वह संख्या। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्याओं की अगर मैंने बात की तो मैंने कहा ये 45 लिख दिया मैंने, तो बोले 45 क्या भाज्य संख्या है, तो हमने कहा देखो 45 किसी से कट रहा है, तो बोले हाँ 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 45, तो बोले 3 से अगर 45 कट रहा है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा 75, हमने कहा 80, हमने कहा 79, ठीक है, और हमने कहा 17, हमने कहा 75 कट रहा है, बोले 5 से कट रहा है तो ये भाज्य है। 80 ये भी कट रहा है, 79 ये नहीं कट रहा है, ये इसके अगर हमने फैक्टर करूंगा तो 1 और 79 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, ये आपका इधर चला जाएगा अभाज्य संख्याओं में। 17 अगर मैंने इसके फैक्टर किए तो 1 और 17 ही आएगा, तो केवल और केवल ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने ये संख्या लिखी, मैंने इनके फैक्टर करने की कोशिश की। मैंने कहा 1 के फैक्टर करो, 1 होगा, 2 के फैक्टर करो, बोले 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। हमने कहा 3 के गुणनखंड करो, 1 और 3 के में आ जाएगा। 4 किस किस के बीच में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 5 बोले 1 और 5 के पहाड़े में आता है। 6 बोले 1, 2, 3 और 6 के पहाड़े में आता है। 7 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 और 7 के। 8 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। 1, 3 और 9 के पहाड़े में आता है, 1, 2, 5 और 10 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो मैंने कहा 1 के पहाड़े में, अब 1 से हम 1 को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 के केवल और केवल 1 फैक्टर है, जबकि हमारे फैक्टर कितने होने चाहिए थे, कम से कम 2। तो इसलिए हम 1 को बिल्कुल अलग रखते हैं और 1 को कहते हैं 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है। ठीक है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो वही बोले 1 से कहे कि भाई आप क्या हो, 1 को हम भगवान मानते हैं, और अगर हम भाज्य और अभाज्य नॉर्मल पुरुषों की बात करें तो भाई हम कहते हैं भगवान जी आप बिल्कुल अलग हैं, आप ना तो भाज्य हैं ना अभाज्य हैं। तो एक भगवान है, इसलिए हम उसको ना तो भाज्य कहेंगे ना
अभाज्य कहेंगे। ठीक है, अच्छा दो के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे दो के दो ही फैक्टर तो हैं, एक और दो फैक्टर हैं तो किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा अभाज्य संख्याओं में। तीन के भी दो फैक्टर हैं तो किधर आ जाएगा, अभाज्य संख्याओं में। चार के कितने फैक्टर हैं, एक दो तीन, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो दो से ज्यादा फैक्टर होते ही चार किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। चार आपकी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। पांच के कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर है, पांच इधर है। छह के कितने फैक्टर हैं, एक दो तीन चार, तो छह के कितने फैक्टर हो गए, चार फैक्टर हो गए, तो छह आपके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है इतना। आगे देखोगे भाई सात के केवल और केवल दो फैक्टर हैं तो सात इधर। आठ के एक दो तीन चार, आठ के कितने फैक्टर है भैया, चार फैक्टर है, तो आठ के चार फैक्टर हैं तो आठ किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, नौ के भी भैया देखो तीन फैक्टर हैं तो नौ भी इधर आ जाएगा, और 10 के भी तीन फैक्टर हैं तो 10 के भी इधर आ जाएंगे, 9 और 10 भी इधर आ जाएगा, 10 भी आपका क्या हो जाएगा, भाज्य। तो बात आपको समझ आ रही होगी। यहां से मैंने जब इनके फैक्टर किए तो अगर दो फैक्टर होंगे, जैसे इसके दो फैक्टर थे, इसके दो फैक्टर थे, इसके दो फैक्टर थे, इसके दो फैक्टर थे, वो सब इधर होंगे और बकाया जो भी होंगे वो सब उधर चले जाएंगे। एक के बारे में एक स्पेशल केस है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जैसे हम अभी तक लिखते हुए आए। पहला केस क्या था, एक को हमने कहा था कि भी एक भगवान है तो इनको इन सब बातों से दूर रखते हैं। हम कहते हैं कि भैया एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर है इतना। दूसरी बात, दो के बारे में आए। दो इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसको आपने सम संख्याओं में भी देखा होगा और अभाज्य संख्याओं में भी देखा होगा। तो पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी संख्या है दो, एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है दो। ठीक है, और दो क्या हो जाएगी, हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा, क्योंकि एक से तो हम कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो भाई दो आया तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। तीन क्या हो जाएगी, तीन के वाले में भैया एक स्पेशल केस है, क्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, सम संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या तो ये हो गई दो, लेकिन अभाज्य विषम संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, तीन। दो भी अभाज्य है और तीन भी अभाज्य है, प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। जब आप क्या नाम है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस करोगे, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करोगे, तब उसमें ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं डिटेलिंग में। ठीक है, चार के बारे में क्या है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, चार हो जाएगी। चार क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब पता है भैया तीन तो आपकी अभाज्य है, अब क्या आएगा, चार आपका, चार के तीन फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर हो जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, अभाज्य संख्याओं में, और ये क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। प्रथम सम भाज्य संख्या भी से हम बोलेंगे। भाई ये क्या है, आपकी पहली संख्या है जो आपकी सम भी है और क्या है, भाज्य भी है। तो प्रथम सम भाज्य पूछा जाए तो चार, प्रथम सम अभाज्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी। और प्रथम सम अभाज्य का मतलब दो ही एक ऐसी संख्या है। भाई देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, मतलब जो किसी से कटे ना। अब मैं अगर सम संख्या लिखूंगा, सम संख्याएं क्या होती हैं, और सम संख्याएं आपकी ऐसी तो होंगी, और ये सब दो से तो कटेंगी ही, सम संख्याएं दो से तो कटेंगी ही, और दो से कटेंगी, दो से विभाजित हो जाएंगी, इसका मतलब इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इकलौती एकमात्र संख्या दो ही ऐसी है जो कैसी है, जो समभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर है। और चार क्या हो जाएगी, समभाज्य संख्या हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। नौ क्या हो जाएगी, अब चार के बाद अगर हम बात करें पांच की, पांच अभाज्य संख्या है। छह सम संख्या है और भाज्य संख्या है। सात की, सात आपकी अभाज्य संख्या है। आठ आपकी भाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है। अब नौ क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम के साथ साथ कैसी है, भाज्य संख्या। तो प्रथम विषम भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई होगी। ठीक, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई अगर आप ऐसे ही 1 से 50 तक चले जाओ तो आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो हम कहेंगे 1 के 50 के मध्य में हमको 15 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, कैसे मिलेंगी ये चीज आप खुद करके देख सकते हो। अभाज्य संख्याओं के बारे में ये चीजें आपको पता होंगी। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी, 10 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। 1 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 15 और 10 25 हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बताइए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर आपकी 3 प्रथम विषम अभाज्य संख्या, फिर 5 आपकी हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और फिर 11। तो 3 और 2 5 अभाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी। प्रथम
5 भाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने कही थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं आपकी ये हो जाएंगी 4, 6, 8, 9 और 10। 4 क्या है, 4 प्रथम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सम भाज्य संख्या है। और अगर हम बात करें ये भी सम है, ये भी सम है, तो प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम विषम भाज्य संख्या आपकी 9 हो जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको जो भी आज तक के डाउट रहे होंगे वो सारे के सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और वो क्लियर हुए भी होंगे। ठीक है, अगर आपके अभी भी मन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप हमारे साथ हम जो भी चीजें हैं उनको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।